नमस्कार शिक्षार्थियों, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार भाग 4। आज की इस क्लास में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के मेन मार्केट फॉर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम अल्पाधिकार और द्वयाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ बड़े विक्रेताओं के मध्य ही प्रतियोगिता होती है। वस्तु एक समान या विभेदात्मक हो सकती है। जहाँ तक अल्पाधिकारी की बात है, इसका नाम अल्पाधिकारी इसीलिए पड़ा है क्योंकि कंपटीशन अमॉन्ग ए फ्यू सेलर्स, मात्र कुछ ही विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होनी है। ये विक्रेता एक समान समरूप वस्तु को भी बेच सकते हैं या वस्तु विभेद भी कर सकते हैं। अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि चारों के चारों चित्र में एक तरफ अगर हम नेटवर्क कनेक्शंस की बात करते हैं, सिम प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, तो सिम प्रोवाइडर्स में भी मात्र कुछ कंपनियां ही आपस में प्रतियोगिता करने के लिए बाध्य हैं। जहां तक हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ क्या देखते हैं, तो भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि कार बनाने वाली कितनी कंपनियां आपके देश में उपलब्ध हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, खास करके इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें, तो वो भी आप देखेंगे कुछ ही बड़े प्रिंटिंग हाउसेज हैं जो कि फेमस अखबारों को चलाते हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की अगर हम बात करें, तो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी भारत में फिंगर्स पे आपकी उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। तो चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात करें, चाहे कनेक्शन प्रोवाइडर या सिम प्रोवाइडर कंपनी की हम बात करें, चाहे हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करें, चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें, ये चारों के चारों क्षेत्र में हम देखते हैं कि कुछ ही विक्रेताओं के मध्य घोर प्रतियोगिता पाई जाती है। अल्पाधिकारी वास्तव में कपटपूर्व या गैर कपटपूर्व अल्पाधिकारी हो सकता है, कॉल्यूजिव एंड नॉन कॉल्यूजिव जिसे कहते हैं। अल्पाधिकारी अगर आपस में एक समझौता कर लेते हैं तो वो कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं, और कार्टेल फॉर्म करने की अवस्था में वो एकाधिकारी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अल्पाधिकारी सहयोगात्मक और गैर सहयोगात्मक अल्पाधिकारी भी हो सकता है। एक समान वस्तु और विभेदात्मक अल्पाधिकार भी पाया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली बात तो अल्पाधिकारी में मात्र कुछ ही बड़ी फर्में उपस्थित होती हैं। इन फर्मों की संख्या आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि किन किन क्षेत्रों में अल्पाधिकारी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी बात है, इन सभी अल्पाधिकारियों का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती है। अगर कोई एक अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देता है तो सभी अल्पाधिकारियों को अपनी अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है। अभी रिसेंट समय में, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो कनेक्शन प्रोवाइडर या सिम प्रोवाइडर कंपनी है, एक फेमस कंपनी ने बहुत सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने कनेक्शंस की कीमत कम की, सभी कंपनियों को, सभी अल्पाधिकारियों को अपने अपने कनेक्शंस की कीमत को कम करना पड़ा। इसी तरह आप देखेंगे कि लेकिन अगर कोई एक अल्पाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाता है तो कोई उसको फॉलो नहीं करता। अनिश्चित मांग वक्र, इसीलिए अल्पाधिकारियों का मांग वक्र अनिश्चित होता है, किंग्ड होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजिड हो जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर प्राइस से ना तो वो कम होता है ना अधिक होता है। एक बार जो कीमत अल्पाधिकारी आपस में निर्धारित कर लेते हैं, उस कीमत से कम अगर वो करता है तो सभी को कम करना पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री में लॉस होने लगता है सभी को। अगर उनमें से कोई एक कीमत को बढ़ाता है तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है, कोई भी अपनी अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाता नहीं। ऐसी स्थिति में कीमत को बढ़ाने से और घटाने से
किसी अल्पाधिकारी को कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कीमत दृढ़ता की स्थिति अल्पाधिकारी की एक अन्य प्रमुख विशेषता होती है। इनमें आपस में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। डू और डाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारे के सारे मुहावरे अल्पाधिकारियों के मध्य पाए जाते हैं। अगर इनमें आपसी समझौता नहीं होता, अगर कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होता, कार्टेल फॉर्मेशन अगर नहीं होता तो आपस में इनको अत्यधिक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पेटेंट अधिकार इत्यादि से प्रवेश में रुकावट, इसकी एक अन्य विशेषता है कि अल्पाधिकारी में जो भी उत्पादक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई नया उत्पादक उसमें एंटर ना करे, चाहे वो पेटेंट के अधिकार से हो, चाहे वो कोई अन्य नैतिक और अनैतिक तरीका हो, और वो कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से कोई नया उत्पादक उसमें एंट्री ना कर पाए। अल्पाधिकारी का मांग वक्र, इस स्लाइड में आपको अल्पाधिकारी का मांग वक्र दिखाई पड़ रहा है, जो कि के बिंदु पर किंग्ड है अथवा ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ये दिखाता है कि के एन इस अल्पाधिकारी की वस्तु की कीमत है, जो कि कम या अधिक नहीं हो सकती। अगर अल्पाधिकारी वस्तु की कीमत को कम करेगा तो इसके सारे प्रतियोगी अल्पाधिकारी अपनी अपनी वस्तुओं की कीमतों को कम कर देंगे और अल्टीमेटली उसको वस्तु की कीमत कम करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वस्तु की कीमत कम करके अगर आप चाहते हैं कि क्रेता आ जाएंगे तो वस्तु की कीमत को कम करने के आप क्रेताओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी कंपटीटर्स वस्तु की कीमत को कम कर देंगे अपने अपने कस्टमर्स को रिटेन रखने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंट समय में कुछ ही महीनों, कुछ ही 1-2 साल पहले ही जब एक फेमस कंपनी ने अपने मोबाइल कनेक्शंस की कीमत को कम किया, सभी राइवल्स को भी अपनी अपनी वस्तुओं की कीमतों को कम करना पड़ा। तो ऐसे केस में कस्टमर्स को कीमत कम करके आकर्षित करने की पॉलिसी फेल हो जाती है, जबकि अगर ये अल्पाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाएगा तो कोई इसको फॉलो नहीं करेगा, अल्टीमेटली इसे लॉस हो जाएगा। तो ये बताता है कि के बिंदु पर मांग वक्र इसका दृढ़ हो जाएगा और इसके बाद मांग अत्यधिक लोचशील और लोचहीन की स्थिति पाई जाएगी। ये इसकी खासियत है। अल्पाधिकारी का अल्पकालीन संतुलन अगर हम देखें तो एसी और एमसी वक्र सेम है। अल्पाधिकारी को अल्पकाल में असामान्य लाभ मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है और हानि भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर रेखाचित्र में आप देखिए हरे रंग का जो एरिया है वो बता रहा है कि इस अल्पाधिकारी को असामान्य लाभ मिल रहा है, क्योंकि जब हम संतुलन बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि प्राइस ओपी जो है वो ओसी से अधिक है। ऐसी स्थिति में इस फर्म को जो हरे रंग का क्षेत्रफल है ये सारा का सारा असामान्य लाभ का इंडिकेटर है। जबकि दूसरा अल्पाधिकारी है जिसका औसत और सीमांत लागत वक्र क्रमशः थोड़ा ऊंचा है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं संतुलन बिंदु पर उसकी कीमत और औसत लागत समान है, इसलिए इस फर्म को, इस अल्पाधिकारी को सामान्य लाभ से संतुष्ट होना पड़ेगा। जबकि लाल रंग का जो रेखाचित्र है ये अल्पाधिकारी के हानि को दिखा रहा है, क्योंकि संतुलन बिंदु पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, हम पाते हैं कि ओसी इसकी कीमत लागत है, औसत लागत है, जबकि ओपी इसकी प्राइस है। ऐसी स्थिति में ओपी कम है ओसी से, इसलिए जो रेड कलर का एरिया है ये एरिया असामान्य हानि को दिखा रहा है। तो अल्पकाल में अल्पाधिकारी को असामान्य हानि भी हो सकती है, लॉस और सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तीनों अवस्थाएं संभव है। जहाँ तक अल्पाधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन की बात है तो यह अनिश्चित पाया जाता है। उसका मुख्य कारण है गला काट प्रतियोगिता। इनमें अल्टीमेटली या तो समझौते के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, आपस में ये लोग समझौता कर लेते हैं, कार्टेल फॉर्मेशन कर लेते हैं, या फिर धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ, मर्जर और अमेलगमेशन होते होते मोनोपोली की तरफ, एकाधिकारी की तरफ अग्रसरित हो जाते हैं। लाभप्रद वस्तु के उत्पादन की ओर गमन, ऐसा भी होता है कि अगर किसी अल्पाधिकारी को हानि हो रही है तो वो एक वस्तु के उत्पादन को छोड़कर किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन पर चला जाता है जो कि उसे और अधिक लाभ प्रदान करे।
ये भी देखा गया है कि अल्पाधिकारी कई सारी वस्तुओं का उत्पादन आपस एक साथ प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक के मामले में लें तो हम देखते हैं कि एक ही उत्पादक विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स हर प्रकार के कंज्यूमर के लिए उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। वो चाहता है कि समाज में उपलब्ध हर प्रकार का उपभोक्ता उसकी वस्तु को खरीदे। तो यह अल्पाधिकारी की खासियत होती है कि वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करना शुरू करता है जिसमें उसको उसका लाभ बना रहे। साथ ही विक्रय लागतों के कारण वह अपनी ब्रांडिंग को इतनी मजबूत कर देता है कि कस्टमर के सामने उस वस्तु को खरीदने के अलावा बाकी सारे विकल्प कम दिखाई पड़ते हैं। घटती हुई उत्पादन के साधन तथा ऋणात्मक उत्पादन के सिद्धांत से बचने का प्रयत्न भी करता रहता है। अल्पाधिकारी लॉन्ग रन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या फिर नए नए वस्तुओं के उत्पादन या वस्तु विभेद करके वह कोशिश करता है कि घटते हुए उत्पादन के सिद्धांत से बचे, ऋणात्मक उत्पादन के सिद्धांत तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। आइए अब हम द्वयाधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। द्वयाधिकारी डुओ प्लस पॉली यानी दो शब्दों को मिलाकर बना गया है। बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें मात्र दो ही उत्पादक आपस में प्रतियोगिता करते हैं, द्वयाधिकारी कहलाते हैं। एक स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं और आप सब बुद्धिमान हैं, इसको देखते ही समझ जाएंगे कि आज आपके देश में कोल्ड ड्रिंक के मामले में सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक की जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो मर्ज होकर या उन्होंने अपने आप को बेच करके खाली दो बड़े विक्रेताओं के साथ जुड़ गई। आज की स्थिति में भारत में कोल्ड ड्रिंक के क्षेत्र में दो बड़े विक्रेता पाए जाते हैं और इन दोनों बड़े विक्रेताओं ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपनी वस्तुओं को इतनी सारी वैराइटीज़ में कन्वर्ट कर दी है कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का अगर कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो मजबूर है इन्हीं दोनों विक्रेताओं के पास जाए। मात्र दो ही विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता और ये दोनों के दोनों निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं उत्पादन करते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक कंपनी ने ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक उत्पादन किया तो दूसरी कंपनी भी ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ उत्पादन करती है। अगर एक कोल्ड ड्रिंक ने ऑरेंज कलर का कोल्ड ड्रिंक उत्पादन किया तो उसकी दूसरी कंपनी भी, अगर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए एक कंपनी हल्का कोल्ड ड्रिंक बनाती है तो दूसरी कंपनी भी हल्का कोल्ड ड्रिंक ही बनाएगी उसी तरीके से पैटर्न पे। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है अत्यधिक निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। ब्रांडिंग और विक्रय लागतों का महत्व निश्चित है कि अगर हम खाली कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो एक कंपनी अपनी ब्रांड का प्रचार करने के लिए सबसे महंगे क्रिकेटर्स का सहारा लेती है तो दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट का विस्तार करने के लिए सबसे महंगे एक्टर का सहारा लेती है। तो प्रचार प्रसार के माध्यम में भी आपस में प्रतियोगिता इनमें पाई जाती है। प्रतिक्रिया का आधार प्रतियोगी की क्रिया पर निर्भर करता है। प्रशिक्षुओं, क्योंकि दो ही विक्रेता हैं इसलिए हम देखते हैं कि सामने वाला का रिएक्शन कैसा होगा उसी पे मेरा रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो सामने वाले के एक्शन पे मेरा रिएक्शन डिपेंड करेगा। यही इसकी रिएक्शनरी कर्व हम आगे चल के बनाते हैं। योर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्शन। इनका मांग वक्र अनिश्चित होता है और इनके मध्य गला काट प्रतियोगिता होती है। अगर समझौता होता है तो एकाधिकार बन जाता है। इसकी और कुछ विशेषताएं होती है। प्रवेश प्रतिबंधित होता है, इसमें कोई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती। अगर प्रवेश करती है तो अल्पाधिकार बन जाएगा, द्वयाधिकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वस्तुएं निकट प्रतिस्थापन है इसलिए इनके मध्य कंपटीशन बहुत ही भयंकर होता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू होती है। विक्रय लागतों का महत्व मैंने अभी आपको बताया। किस प्रकार विक्रय लागत ही ये सुनिश्चित करती है कि वो बाजार में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। अनिश्चित क्रिया प्रतिक्रिया आधारित व्यवहार, ये इसकी अन्य विशेषता है।
आपका क्रिया पर ही प्रतिक्रिया निर्भर करेगी। इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम प्रिडिक्ट कर लें कि अब क्या होने वाला है बाज़ार में। आइए अब हम विभिन्न प्रकारों के मध्य एक बार अंतर को देखते हैं। एक तरफ पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी और द्वैधाधिकारी, इन सभी के मध्य हम विभिन्न आधारों पर अंतर करेंगे। विक्रेताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होती है। एकाधिकारी में एक ही विक्रेता होता है लेकिन क्रेता बहुत सारे होते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक तो होती है परंतु यह संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में काफ़ी कम होती है। अगर हम अल्पाधिकारी की बात करें तो वहाँ पर हम कुछ ही विक्रेता पाते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे। द्वैधाधिकारी में मात्र 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं, बाकी सब क्रेता होते हैं। अगर हम प्रवेश की स्वतंत्रता की बात करें तो फर्मों का आवागमन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की खासियत है। एकाधिकारी में प्रवेश संभव ही नहीं है क्योंकि अगर प्रवेश होगा तो वो द्वैधाधिकारी बन जाएगा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में प्रवेश संभव है, आवागमन संभव है, इसीलिए इन दोनों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अल्पाधिकारी की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रवेश प्रतिबंधित होता है। द्वैधाधिकारी में प्रवेश संभव ही नहीं है क्योंकि अगर द्वैधाधिकारी में प्रवेश होता है तो वो द्वैधाधिकारी से अल्पाधिकारी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। मांग वक्र के स्वभाव की हम बात करें तो मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगी फर्म का पूर्णतया लोचशील होता है। निश्चित उद्योग द्वारा की निर्धारित कीमत पर एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेच सकता है, उसकी अनिश्चित मांग है। जबकि एकाधिकारी के समक्ष बेलोचदार मांग वक्र होता है। वह अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकता है लेकिन फिर भी उसे मांग वक्र की लोच का ध्यान में रखना होता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में लोचशील मांग वक्र होता है, मांग का नियम लागू होता है, लेकिन मांग वक्र एकाधिकारी की तुलना में यहाँ पे लोचशील पाया जाता है क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे विक्रेता बाजार में उपलब्ध हैं। अल्पाधिकारी के केस में मांग वक्र किंक्ड होता है, एक निश्चित बिंदु पर आकर वो टूट जाता है। उस निश्चित बिंदु की रिजिडिटी ये बताती है कि अब आप इस प्राइस को चेंज करना आसान नहीं होगा और अगर वस्तु की कीमत को कम करेगा सेलर तो सभी निकट प्रतिस्थापन जो वस्तुएं हैं उसके कंपटीटर्स हैं वो भी अपनी अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देंगे और उसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का कोई स्कोप नहीं मिलेगा। मांग वक्र अनिश्चित हो जाता है जब हम द्वैधाधिकारी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आपका रिएक्शन डिपेंड करेगा सामने वाले के एक्शन पे। दीर्घकालीन संतुलन की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में आप देखेंगे सामान्य लाभ मिलता है जबकि एकाधिकारी को दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर हम एकाधिकारिक प्रतियोगी की बात करते हैं तो उसको भी सामान्य लाभ मिलता है जबकि अल्पाधिकारी को असामान्य लाभ और साथ ही द्वैधाधिकारी को भी असामान्य, क्योंकि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं और वो एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री की जगह दूसरी इंडस्ट्री में जाने में कोई हिचकते नहीं है, इसलिए इनको असामान्य लाभ ही मिलता है। जहाँ तक विक्रय लागतों की बात है, विक्रय लागतें पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल नहीं पाई जाती जबकि एकाधिकारी में अगर वह बाजार का विस्तार करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, जबकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक कि अल्पाधिकारी की बात है वहाँ तो जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भी फर्म को अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और द्वैधाधिकारी में तो अपनी ब्रांडिंग उसे अगर नहीं करेगा, विक्रय लागतों पर अगर खर्च नहीं करेगा तो निश्चित है कस्टमर्स की परचेजिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की बात करते हैं तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम वस्तु की मात्रा उपलब्ध होती है न्यूनतम कीमत और न्यूनतम औसत लागत पर, जबकि उपभोक्ता का शोषण संभव है एकाधिकारी के सामने। कारण यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि संतुलन बिंदु पर उसका MCMR के तो बराबर होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन
के तुलना में संतुलन कीमत पर वो असामान्य लाभ प्राप्त कर रहा होता है, क्योंकि AR उसका AC से अधिक है। अगर हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात करते हैं, हालांकि इसको सामान्य लाभ मिलता है, फिर भी यहाँ पे संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं होता, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ MC और MR और AC AR दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इक्वल तो होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिनल्स इज़ नॉट इक्वल टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ एवरेजेस। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के शोषण होने की गुंजाइश होती है। अल्पाधिकारी और द्वयाधिकारी में तो निश्चित है उपभोक्ता को शोषित होना ही होना है। जहाँ तक मांग वक्रों की बात है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला मांग वक्र एकाधिकारी का है, जो कि बेलोजदार है। दूसरा मांग वक्र हरे रंग का है, ये एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का है। और तीसरा मांग वक्र आप देखेंगे पूर्ण प्रतियोगी फर्म का है, जो कि पूर्णतया लोचशील है, एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। और अंत में आप देखेंगे कि के बिंदु पर किंग्ड वाला डिमांड कर्व जो है वो अल्पाधिकारी को दिखा रहा है। दीर्घकालीन संतुलन अगर हम तीनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप पूर्ण प्रतियोगी फर्म का देखिए, AC MC को इंटरसेक्ट कर रहा ब्लैक कलर का है, सबसे बड़ा डायग्राम है लेफ्ट साइड में। और दूसरा अगर हम देखते हैं, तो दूसरे में आप एकाधिकारी को अब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, हरे रंग का एरिया। और तीसरा हम देखते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। एकाधिकारी में छिपी हुई क्षमता पाई जाती है। आप अगर देखेंगे तो ये हरे रंग का एरिया देखिए असामान्य लाभ को दिखा रहा है। और अगर नीचे अगर आप दाईं तरफ जो डायग्राम है उससे कंपेयर किया जाए, तो जो एकाधिकारी उत्पादन कर रहा है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम कर रहा है। जो एकाधिकारी कॉस्ट बियर कर रहा है वो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक है। तो एकाधिकारी की कॉस्ट औसत लागत भी अधिक है, कीमत भी अधिक है और कम मात्रा का उत्पादन कर रहा है। तो ये जो उत्पादन क्षमता है, इसे हम छिपी हुई उत्पादन क्षमता एकाधिकारी की कहते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी यही क्षमता छिपी हुई पाई जाती है, क्योंकि हालांकि सामान्य लाभ दोनों को मिलते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का उत्पादन स्तर पूर्ण प्रतियोगी फर्म के उत्पादन स्तर से काफ़ी कम है। आइए अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न सामान्यतः हमारे मन में उठता है, पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर है। बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें मात्र 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको हम विशुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की ये 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की असीमित संख्या। दूसरी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र आवागमन, किसी प्रकार की रुकावट ना होना। और साथ ही होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी समरूप वस्तु का पाया जाना। अगर ये मात्र 3 विशेषताएं पाई जाती हैं तो ऐसी बाजार अवस्था विशुद्ध बाजार प्रतियोगिता कहलाएगी। जबकि इन 3 विशेषताओं के अतिरिक्त, जैसे विक्रय लागतों का अभाव, एकमात्र कीमत, पूर्ण जानकारी, संसाधनों का पूर्ण आवागमन इत्यादि, ये सब भी सम्मिलित हों, तो ऐसी अवस्था को हम परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। यदि MCMR को 2 विभिन्न बिंदुओं पर काटता है तो कौन सा बिंदु संतुलन का बिंदु कहलाएगा। सामान्यतः हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि MCMR को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। संतुलन शर्त के लिए ये आवश्यक है कि नंबर 1 MCMR को इंटरसेक्ट करे, यानी MCMR के समान होना चाहिए, और इस बिंदु के बाद MCMR से अधिक हो जाए। तो जो राइट मोस्ट पॉइंट, सबसे दाईं तरफ जो स्थित होगा, जहाँ पर MCMR को नीचे से प्रतिच्छेदित कर रही होगी, वह बिंदु संतुलन का बिंदु कहलाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य है कि इसके अंदर इस बिंदु पर वह लाभ का आखिरी बूंद भी प्राप्त करने में सफल रहती है। कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद में अंतर स्पष्ट करें। कीमत विभेद एकाधिकारी में पाया जाता है, जबकि वस्तु विभेद एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पाया जाता है। कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी अपनी एक ही वस्तु की 2 अलग अलग विक्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अब ऐसा हो सकता है किसी कंपनी का अपने देश में एकाधिकार हो,
लेकिन जब वही कंपनी अपने उसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बाज़ार में बेचती है तो उसको काफ़ी कम कीमत करने के बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उसको प्रतियोगिता का सामना करना होता है। साथ ही अगर किसी लोकेलिटी में एक ही डॉक्टर है तो समान बीमारी के लिए वह अलग अलग आय स्तर से संबंधित व्यक्तियों से अलग अलग फीस ले सकता है। इसको हम कीमत विभेद की संज्ञा से विभूषित करेंगे। जबकि यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तु में थोड़ा सा रूप रंग आकार बदल करके अलग अलग कीमत वसूलता है तो ऐसी स्थिति को हम वस्तु विभेद कहते हैं। अगर हम किताबों की बात करें तो किताब को अगर लाइब्रेरी एडिशन होता है तो आप देखिए लाइब्रेरी एडिशन में थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है, थोड़ा बाइंडिंग उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन लाइब्रेरी एडिशन की जो किताबें हैं वो सामान्य स्टूडेंट एडिशन से या इकोनॉमी पब्लिकेशन से काफ़ी अधिक होती हैं। तो समान वस्तु का उसमें कंटेंट समान है लेकिन कीमत अलग अलग वसूला जा रहा है। इस पूरे डिस्कशन के दौरान हमने पाया कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में ही पाया जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता एक मात्र ऐसी अवस्था है जिसमें दीर्घकाल में न्यूनतम लागत और न्यूनतम कीमत पर अधिकतम वस्तु की उपलब्धता बाज़ार में सुनिश्चित होती है। फिर वो चाहे एकाधिकारी हो, चाहे द्वयाधिकारी हो, चाहे अल्पाधिकारी हो। इन सभी में कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का शोषण होता है, कहीं ना कहीं संसाधनों का अल्प प्रयोग होता है, क्योंकि लाभ ही डोमिनेट करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।